क्या प्रॉब्लम है आपको? मुझे मेरा हक क्यों नहीं देते? आपके पास आती हूँ तो दूर झटक देते हैं। कोई कमी है आप में? क्या गलत कामों में अपनी जवानी को बर्बाद कर चुके हैं? हमारी शादी को 1 महीना होने वाला था, लेकिन सुमित ने आज तक मुझे हक नहीं दिया था। मैं जब भी पास आती थी, वो घबराकर मुझसे दूर जाता था। मैं उसका बॉडी बिल्डर जैसा शरीर देखकर खुद ही उससे उलझने के लिए स्लीवलेस साड़ी पहनने अपनी तरफ खींचने लगी। मैं तड़प रही हूँ, मेरी तड़प मिटाए। वो एकदम खतरनाक अंदाज में मुझे अपनी गिरफ्त में ले गया। अब बताता हूँ, जब शरीफ इंसान अपनी शराफत छोड़ता है तो रोमांस का किंग कैसे बनता है। वो अपनी शर्ट के बटन खोलता। बात सुनिए जी। मैं अपने लाल और हरी चूड़ियां खनकाती अंदर आई थी। अपने हस्बैंड की धीमी और बिजी आवाज पर गहरा सांस भरते देखने लगी थी। लेकिन मजाल है कि वो एक बार भी मुझे नजर भरकर देखे। बस हमेशा ही नजरें चुराते रहते हैं मुझसे। कुछ कह रही थी आप? वो लैपटॉप पर हाथ चलाता हुआ मेरी खामोशी देखकर बोला था। वो ना, आपसे एक बात करनी थी। अब की बार मैं खुशबू से महकता शरीर लिए सुमित के होश उड़ाने के लिए उसके पास आ पहुंची थी। एक पल को सुमित की फिंगर काम करते हुए रुकी थी, पर अगले ही पल वो सीरियस अंदाज में थोड़ा दूर बैठा। जबकि मैं उसके पास सोफे पर ही बैठी उसकी जान होठों पर ले आई थी। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी शादी है। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मेरी शादी पर भी वो आई थी। मुझे बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट भी दिए थे। अब नेक्स्ट वीक उसकी शादी है और उसने इनवाइट किया है। मैंने उससे कहा कि हमारी तो अभी नई नई शादी हुई है, हम कैसे आ सकते हैं। लेकिन वो बार बार मुझे इंसिस्ट कर रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे इनकार करूं। अब आप ही मुझे बताइए कि क्या कहकर मैं उसे मना करूं। मैं चेहरे पर अच्छी खासी परेशानी लेकर बोल रही थी। मना करने की ज़रूरत क्या है, चली जाओ। वो अभी भी मेरी तरफ नहीं देख रहा था। ये बात मुझे बहुत चुभ रही थी। वो दूसरे शहर में रहती है, मैं अकेली कैसे जा सकती हूँ। और तो और मुझे मम्मी ने भी सख्ती से मना कर दिया है कि कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। अब तुम अपने घर की हो गई हो तो अब ये दोस्तियाँ ख़त्म कर दो। आप बताइए भला ऐसा कैसे हो सकता है। वो मेरी दूर की कज़न भी है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी। मेरी सिर्फ एक ही अच्छी दोस्त है, रिया। उसके साथ भी दोस्ती ख़त्म कर दूँ तो? अब की बार मैं उसके हाथ पर हाथ रख के बोली थी। सुमित के अंदर मेरा अंदाज अजीब सी उलझन पैदा कर रहा था। फिर क्या चाहती हैं आप? वो फिर से अपने हाथ को धीरे से पीछे हटा गया, जिस पर मैं उदास होकर रह गई। मुझे शादी पर जाना है, प्लीज़ आप ले चलिए। अगर आप लेकर जाएंगे तो मम्मी बिल्कुल मना नहीं करेंगी और ना ही कोई मुझे ये कह सकेगा। मैं अब की बार मुस्कुराई थी। सुमित ने कुछ सोचते हुए नजरें वापस लैपटॉप पर जमा ली। कब है आपकी दोस्त की शादी? नॉर्मल अंदाज में पूछ रहा था। 4 दिन बाद। प्लीज़ मना लीजिए सबको, मैं प्यार से बोली थी। ठीक है, आप तैयारी कर लीजिए, मैं ले जाऊंगा। पूरे 3 दिन रहना है वहाँ, रह लेंगे मेरे साथ। मैं एक्साइटेड हुई थी। मेरे ऑफिस में भी बहुत काम है। मैं आपको छोड़कर आ जाऊंगा और रहने दीजिए, फिर मुझे नहीं जाना। मैं मुंह बनाती हुई उठ गई। मेरा जाना ज़रूरी तो नहीं है। आपकी दोस्त की शादी है, मैं वहाँ किसी को जानता तक नहीं, क्या करूँगा जाकर। सुमित ने रीज़न बताया तो मैं उसकी तरफ पलटी। वो बहुत अच्छे और मिले जुले लोग हैं, मम्मी के दूर के कज़िन हैं। वो बहुत ही मोहब्बत वाले हैं। मैं न जाने क्या कहना चाह रही थी। क्यों, हमारे अंदर नफरत है क्या? वो अनजाने में ही बोल गया। मेरे चेहरे पर मुस्कान आई। मुझे क्या पता, मुझे तो एक दिन भी नहीं मिला। मैं उसे ताना मार गई थी, जिस पर सुमित परेशानी से वापस लैपटॉप की तरफ देखने लगा और मैं मुस्कुराती हुई बाहर निकली। आज इतने दिनों बाद मैं अपने दिल की बात सुमित से कहकर आई थी, जो शादी के पहले दिन से मुझे खिंचा खिंचा रहता था। न मुझे लिफ्ट कराता था, न मुझे खुद से लिफ्ट करने देता था। मैं अपने ही धुन में चले जा रही थी कि अचानक ही सामने से आते रोहन से टकराते टकराते बची थी। उफ, सॉरी भाभी, देखा नहीं आपको। वो मुझे सर से पैर तक देखते हुए धीमे लहजे में बोला था। मैंने मुंह बनाते हुए माथे पर बल डाले। उसे देखा। हटिए रास्ते से, मैं होठ दबाते हुए बोली। हाँ, वो एक काम था आपसे भाभी। असल में मेरे दोस्त आए हैं और काजल की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो आप बना दीजिए चाय प्लीज़। वो मेरी तरफ बहुत प्यार भरी नज़रों से देखकर बोला था। मेरे पास टाइम नहीं है मुझे। दिव्या भाभी, प्लीज़ बना दीजिए ना, मना मत करिए। आपके हाथ के चाय का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। दिल करता है आपकी उंगलियों को चाट लूं। बहुत टेस्ट है आपके हाथों में। वो हद पार कर रहा था और मुझे गुस्सा आने लगा था। ठीक है, बना देती हूँ। प्लीज़ ऐसे काम आप अपनी पत्नी से कहा करें। मैं मुंह बनाते हुए किचन की तरफ चली गई थी, जबकि वो भी मेरे पास से किचन में आ गया था।
चाय का पानी चढ़ाते हुए मेरे हाथ थमे थे। आप जाइए, मैं बनाकर नौकरानी के हाथ भिजवा दूंगी। मैं थोड़ा सख्त लहजे में बोली थी। मेरे किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो? प्लीज़ नहीं, आप जाइए, मैं सख्त लहजे में बोली थी। और वो मुझे फिर से सर से पैर तक देखता ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। कितनी गंदी नज़र हो गई है इस इंसान की। दिल चाहता है आंखें नोचकर फेंक दूं। मैं चाय बनाते बनाते गुस्सा भी कर रही थी और फिर चाय बनाकर नौकरानी के हाथ भेजकर मैं खुद घर में मौजूद इकलौती लाइब्रेरी में आ गई थी, जहाँ मैं अपना सारा वक्त गुजारा करती थी। मुझे किताबों से मोहब्बत थी और यहाँ की ये लाइब्रेरी मेरा आशियाना था, जो सुमित ने बनाई थी। घर में मेंबर थे ही कितने। एक सुमित के डैडी धीरज अंकल के साथ उनके दो बेटे थे, सुमित और रोहन। दोनों में 1 साल का फर्क था। दोनों की शादी एक साथ हुई थी। रोहन की लव मैरिज हुई थी, फिर भी काजल रोहन को कम ही मुंह लगाती थी। अमीर माँ बाप की बेटी थी, इसलिए उसके नखरे बहुत ज्यादा थे। जबकि मेरे माँ बाप भी अमीर जरूर थे, पर मेरे अंदर शो ऑफ करने की आदत नहीं थी। मैं सादा सी लड़की थी। मेरी अरेंज मैरिज हुई थी। मैं जिसके हिस्से में आई थी वो भी दिल का बहुत साफ इंसान था। 1 हफ्ते में मैं उसके घर का माहौल बहुत अच्छे से समझ गई थी। अभी मुझे बैठे थोड़ी देर ही हुई थी कि अचानक लाइब्रेरी के कमरे का दरवाज़ा खुला। हेलो दीदी। मैंने पलटकर देखा तो सुहानी अंदर आती दिखाई दी थी। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अरे सुहानी, तुम अचानक, अंदर आओ। मैंने खुशी से उसका वेलकम किया। बस दिव्या दीदी बाजार गई थी, थोड़ी शॉपिंग की तो सोचा वापसी पर आपसे मिलती भी जाऊं। पता तो है आपको, रिया की शादी है और हम ना जाएं ऐसा तो हो नहीं सकता। वो मुझसे मोहब्बत से मिलते हुए मेरे पास ही बैठ गई थी। वो मेरी छोटी बहन थी, जो मुझसे 2 साल छोटी थी। हाँ ये तो है, रिया की शादी का सुनकर मैं थोड़ा सा दुखी हो गई थी, क्योंकि अभी भी मुझे यकीन नहीं था कि सुमित मुझे रिया की शादी पर लेकर जाएगा भी या नहीं। क्योंकि अभी सुमित को अपने डैडी से भी पूछना था और मुझे अपनी मम्मी से परमिशन लेनी थी, क्योंकि वो इस मामले में बहुत सख्त थी। वैसे एक बात है दीदी, आपको यहाँ एडजस्ट होने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी? सुहानी ने पूरी लाइब्रेरी पर नजर फेरते हुए कहा। उसकी बात का मतलब समझते हुए मैं धीरे से मुस्कुरा दी। चलो रूम में चलते हैं, तुम भी यहाँ सीधा आ गई। मैंने हाथ में उठाई किताब को रैंक में रखा और सुहानी की तरफ पलटी। कोई बात नहीं, यहीं बैठ जाते हैं, अच्छा लग रहा है। पहली बार तुम्हारी राय सुनकर मुझे हैरत हुई है कि किताबों के बीच बैठना तुम्हें अच्छा लग रहा है। हैरत हो रही है मुझे। हाँ, आपके जाने के बाद आपकी किताबों को देखकर आपकी बहुत याद आती है। मिस यू सो मच। उसने दिल से कहते हुए मुझे अपने गले से लगाया। मिस यू टू मेरी जान। मैंने उसके गाल पर प्यार किया। अभी हम इन बातों में बिजी थे कि बाहर से शोर की आवाज़ सुनाई दी, तो हम दोनों बहनें एक दूसरे को देखते हुए बाहर निकले। मेरी रिंग नहीं मिल रही, मुझे ढूंढ कर दो, अभी के अभी। काजल चिल्ला रही थी। उसकी शायद फिर कोई चीज़ खो गई थी। जाओ और अभी के अभी ढूंढ कर लाओ। काजल एक बार फिर से शोर शराबा शुरू कर चुकी थी। जब भी कुछ हो जाता था वो ऐसे ही शोर मचाती थी। मतलब ये बिल्कुल भी नहीं बदली। सुहानी ने मेरे कान में धीरे से कहा तो मैंने अफसोस से सर ना के इशारे में हिलाया। सुहानी को वहां देखकर काजल और गुस्से में मुंह बनाती हुई मुंह मोड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ी। इस वक्त तीनों नौकरानियां उसके कमरे में घुसी और उसकी डायमंड रिंग ढूंढ रही थी। मैं सुहानी को लेकर अपने रूम की तरफ आई, जहां सुमित कमरे से बाहर निकलने लगा था। बाहर क्या शोर शराबा हो रहा है? हेलो भाई। हेलो, कैसी हो सुहानी गुड़िया? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। वो मुस्कुराते हुए पूछने लगी। मैं भी ठीक हूँ, आओ अंदर आओ। कुछ नहीं, काजल का ही शोर है, फिर से उसका कुछ गुम हो गया है। मैंने मुंह बनाया। बहुत खराब रवैया है उसका नौकरों के साथ। मैं देखता हूँ, वो कहता हुआ कमरे से बाहर निकल गया था। दीदी, काजल इतनी बदतमीज है, वो सुमित भाई का भी लिहाज नहीं करेगी, उन्हें रोकिए। सुहानी ने झट से कहा तो मैं सुमित के पीछे ही बाहर निकली थी। जब तक मेरी रिंग नहीं मिल जाती तुम लोगों में से यहाँ कोई भी बाहर नहीं जाएगा। अजीब चोरों से वास्ता पड़ा है मेरा। कभी एक चीज गुम हो जाती है तो कभी दूसरी। मैं होती तो 1 मिनट में तुम लोगों को इस घर से बाहर निकाल देती। बस बहुत हो गया। सुमित की बर्दाश्त से बाहर हुआ था। उसने जाते ही काजल को टोका। नौकरों से तरीके से बात करो। सुमित ने बहुत सीरियस लहजे में कहा। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? काजल अपने नेचर की तरह वैसे ही बदतमीजी से बोली। आप तीनों जाइए यहाँ से। सुमित ने बिना उसकी बात सुने तीनों नौकरों को वहां से भेजना चाहा। ये यहाँ से नहीं जाएंगे। जब तक मेरी रिंग नहीं मिल जाती मैं इन्हें यहाँ से हिलने भी नहीं दूंगी। काजल एक बार फिर बदतमीजी से बोली थी। सुमित, रहने दीजिए, मत मुंह लगिए इसके। पता तो है आपको इसका नेचर का। मैंने सुमित का हाथ से पकड़ते हुए वहां से रूम में ले जाना चाहा,
कभी भी नहीं। इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है, वो भी इंसान है। अगर आप अपनी चीज़ का ख्याल खुद नहीं रख सकती तो उसको लॉक में रखिए, ना कि किसी और पर इल्ज़ाम लगाइए। 1 मिनट से पहले तीनों आप चले जाए यहाँ से, सुमित ने बहुत सीरियस लहजे में कहा था। तीनों नौकर वहाँ से फौरन गायब हो गए थे। अब मेरी रिंग कहाँ से मिलेगी? इन तीनों को तो आपने भेज दिया, अब क्या मेरी रिंग आपकी पत्नी ढूंढेगी? काजल अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए सुमित के सामने आई। मेरी पत्नी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि आपका काम करे, अपनी चीज की देखभाल खुद किया करे। चलो दिव्या यहाँ से। पहली बार मैंने उसे इस तरह गुस्सा करते हुए देखा था, वरना तो वो पूरे खानदान में फेमस था कि वो बहुत ही पोलाइट सा है। आज उसका एग्रेसिव अंदाज देखते हुए मैं भी हैरान रह गई थी, और पहली बार वो खुद से मेरा हाथ थामे अपने कमरे की तरफ बढ़ा। मैं तो हैरानी से अपने हाथ के साथ उसका हाथ देख रही थी, जबकि पीछे काजल पैर पटकती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। अब देखना, ये आंटी को शिकायत लगाएगी, सुहानी ने मुंह बनाते हुए कहा था। काजल हमारी रिश्तेदार थी, इसलिए हम उसके नेचर को अच्छी तरह जानते थे। परवाह किसको है? दिव्या, सुहानी के लिए खाने का बंदोबस्त करवाइए। अरे नहीं भाई, मैं बस चलती हूँ, बाहर ड्राइवर वेट कर रहा है, मैं बस मिलने आई थी। बाय कहती हुई वो बाहर चली गई थी, जबकि सुमित की आंखें मेरे ऊपर टिकी हुई थी, जो अपने हाथ को अभी तक देख रही थी। क्या हुआ? वो मेरे हाथ थामे देखकर परेशान हुआ था। नहीं, कुछ नहीं। मैं मुस्कुरा दी और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई थी। बस कर काजल, क्यों इतना रो रही है? मम्मी, आपको पता है मेरे साथ इस घर में कितनी नाइंसाफी होती है। इस घर की बड़ी बहू दिव्या है, और जितनी उसको इज्जत इस घर में मिलती है, मुझे तो कोई पूछता भी नहीं है। तुमने बताया था मेरी डायमंड रिंग गुम हो गई है, क्या मिल गई वो? रूपाली आंटी ने बातों को घुमाया। हाँ, मिल गई थी। मुंह टेढ़ा करते हुए उसने जवाब दिया। किसके पास थी? किसी नौकर ने चोरी की थी तो बताओ, मैं भी बात करती हूँ। रिलैक्स मम्मी, किसी नौकर के पास नहीं निकली, टेबल के नीचे पड़ी हुई थी, मुझसे ही गिर गई थी। अब की बार उसका लहजा जरा धीमा था। काजल बेटा, कितनी बार कहा है अपनी चीजों का ख्याल रखा करो। पता भी है ये पूरे 12 लाख की रिंग है, कितने प्यार से तुम्हारे डैडी ने बनवा कर दी थी। अच्छा मम्मी, मैंने आपको ना कुछ और बात करने के लिए कॉल की है। मुझे ना अपनी गाड़ी चेंज करनी है। वो नई गाड़ी आई है ना, मैं उसकी पिक्चर आपको भेजती हूँ, तो बस आप मुझे वो गाड़ी भिजवा दीजिए। अरे बेटा, चेंज करने की क्या ज़रूरत है? वो जो पहले है वो भी रखो, मैं तुम्हें नहीं भिजवा देती हूँ। और कुछ मेरी बेटी ऑर्डर करे। थैंक यू सो मच मम्मी। कॉल बंद करती वो ख्यालों ही ख्यालों में मुस्कुराई थी। कल रात मेरे घर पर सबकी दावत थी, और ऐसे में काजल अपनी अमीरी का रोब भी तो डालना चाहती थी, और कल शाम तक गाड़ी उसके गेट पर थी। सभी तैयार होकर बाहर निकले तो गैराज में नई मॉडल की गाड़ी देखकर एक पल के लिए हैरान हुए। धीरज अंकल तो दोनों बेटों को देखते रह गए कि इतनी महंगी गाड़ी लेकर किसने फालतू पैसा खर्च किया है। वैसे तो उनकी तरह अमीर पूरे खानदान में कोई नहीं था, लेकिन धीरज अंकल ने कभी भी अपने दोनों बेटों को फालतू पैसा खर्च करने की परमिशन नहीं दी थी। पूरा बिजनेस सुमित ने संभाला था, जबकि रोहन कभी कभी ही ऑफिस जाता था। उसके पर्सनल यूज के लिए पैसे हर महीने उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाया करते थे, लेकिन फिर भी वो फालतू पैसे खर्च कभी नहीं करता था कि अपनी पत्नी को इतनी महंगी गाड़ी लेकर देता। और ऑलरेडी एक गाड़ी उसकी उसकी अपनी थी, एक ससुराल से आ मिली थी। दो दो गाड़ियां रखने के बाद एक और गाड़ी। इसलिए धीरज अंकल को लगा सुमित ने नई गाड़ी ली होगी। सुमित बेटा, ये कब ली? वो हैरान हुए। ये मेरी है, मम्मी ने भेजी है। एकदम से काजल ने मुंह बनाते हुए साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए बताया। लेकिन क्यों? धीरज अंकल के माथे पर बल पड़े। क्योंकि मुझे पसंद आई है गाड़ी, इसलिए। वो इतराकर बोलती गाड़ी की चाबी रोहन की तरफ बढ़ा गई थी, जिसने उसको थाम लिया था, लेकिन नजरें बाप पर थी। धीरज अंकल एक लम्हे के लिए खामोश हो गए थे। कहना तो वो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन वक्त ऐसा नहीं था। उन्होंने सुमित को चलने का इशारा किया तो वो मुझे और धीरज अंकल को लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, जबकि रोहन अपनी पत्नी काजल को लेकर गाड़ी की तरफ। दोनों गाड़ी आगे पीछे हवेली से निकली, और 30 मिनट के सफर के बाद वो सब हमारे घर पहुंच चुके थे, जहां पर बहुत अच्छे तरीके से हमारा वेलकम किया गया था। रूपाली आंटी भी पहुंच चुकी थी। वो भी आज की दावत पर इनवाइटेड थी, पर उनके हस्बैंड मीटिंग की वजह से नहीं आ पाए थे। काजल तो माँ को देखकर सब कुछ भूल भाल कर माँ के साथ ही लग गई थी, जबकि मैं और सुहानी ने मिलकर दावत का सारा इंतजाम संभाल लिया था। दावत बहुत अच्छी अरेंज की है रितिका बहन। धीरज अंकल ने दिल से मेरी माँ की तारीफ की थी। मेरी माँ धीमा सा मुस्कुरा दी थी। क्या चाहिए आपको रोहन भाई? अचानक से रोहन के किचन में आने पर सुहानी अपनी जगह थम गई थी।
जबकि वो फ़ोन पर बात करते हुए ब्लूटूथ कान से लगाई हुई थी। हाँ, वो पानी। रोहन ने गहरी सांस से सुहानी को सर से पैर तक देखा था। आप चलिए, मैं ले आती हूँ। वो भी मेरी तरह ही सख्त लहजे में बोली थी। मैं यही हूँ, यही दे दो मुझे। वो भी ढीठ बनकर खड़ा रहा, जबकि दूसरी तरफ सुहानी का फियांसे इस वक्त गुस्से से बाहर हो रहा था। रोहन के अंदाज को वो अच्छी तरह जानता था। वो एक साथ ही यूनिवर्सिटी में होते थे। सुहानी, रूम में जाओ फौरन। आरव की गुस्से भरी आवाज़ ब्लूटूथ से कान में पड़ी तो वो काँप उठी। वो बहुत गुस्से वाला इंसान था और सुहानी को लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी। सुहानी, पानी तो देती जाओ। और वो आरव की बात पर बाहर निकलने लगी थी कि रोहन की आवाज़ पर वो फिर से रुक गई। छोटा सा बच्चा नहीं है कि तुम उसे पानी पिलाओगी। नौकरानी दे देगी। जो कहा है तुमसे बस वो करो। ब्लूटूथ को दुपट्टे की आड़ में छुपाए सुहानी के माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी थी और वो रोहन की बात को इग्नोर करती हुई बाहर निकल गई। उफ, दोनों बहनें कितनी आफत है, लेकिन दोनों ही हाथ नहीं आ रही। और एक मेरी वाली है, मुझे मुंह ही नहीं लगाती। इतना हुस्न रखा है, अचार डालना है क्या उसका? हद है। पता नहीं मेरी फीलिंग्स की कब कदर आएगी मेरी पत्नी को। काश इन दोनों बहनों में से कोई मिल जाती। वो ठंडी आहें भरता हुआ निकल गया। रूम में आते ही आरव ने कॉल वीडियो पर ले ली। उसके चेहरे पर परेशानी के एक्सप्रेशन देखते हुए वो डर गया था। घबरा क्यों रही हो इतना? वो सात समंदर पार बैठा सुहानी की हालत जान लेता था। आप गुस्सा है ना? मैंने तो कुछ नहीं किया। वो उसकी तरफ देखते हुए अपनी नजरें फेर गई थी, क्योंकि उसकी काली आंखों में देखना सुहानी की बस की बात नहीं थी। कौन सा कलर पहना हुआ है तुमने? वो उसकी बात के जवाब में और ही बात कर रहा था। ये पिस्ता कलर है। जब मैं वापस आऊंगा तो यही कलर पहनना, अच्छा लग रहा है। वो जरा सा आगे होकर बैठा और उसको गहरी नजरों से देखने लगा। आप कब आएंगे? वो उदासी से पूछती हुई नम आंखों से उसे देखने लगी। वो उसे क्या बताता कि उसका बस चलता तो वो उड़कर ही उसके पास पहुंच जाता, लेकिन यही तो नहीं कर सकता था। उसके माँ बाप ने शर्त रखी थी कि अगर उसे इंडिया जाना है तो उसे उनकी पसंद की लड़की से भी शादी करनी होगी, वरना वो नहीं जा सकता। और यही एक शर्त थी जिसकी वजह से वो अब तक इंडिया नहीं जा सकता था। 6 महीने पहले सुहानी से एंगेजमेंट करके अमेरिका आया था और वहां जाकर फंस गया था। बहुत जल्दी आऊंगा, मेरा इंतजार करना, वो मजबूत लहजे में बोला। बाय कहते कॉल बंद कर गया था। सुहानी उसकी सोचों में गुम बैठी थी। अरे सुहानी, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें वहां अंदर ढूंढ रही थी। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अचानक मेरे आने पर सुहानी ने फौरन अपने आंसू साफ किए, लेकिन वो मुझसे कुछ छुपा नहीं सकती थी। मैंने देख लिया था, आरव भाई का कॉल आया था। मैंने फौरन सही अंदाजा लगा लिया था, जिस पर सुहानी ने हाँ के इशारे में सर हिलाया था। क्या कह रहे थे, कब आएंगे वो? वही सवाल जो पिछले 3 महीने से हर कोई उससे अलग अलग अंदाज में कर रहा था। आज फिर मैंने पूछ लिया। पता नहीं, यही कह रहे हैं कि जल्दी आऊंगा, और वो जल्दी कब आएगी ऊपर वाला जानता है। वो उदास होते हुए बोली, चलो फिक्र मत करो, ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत जल्द आरव भाई इंडिया आएंगे और तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। मैंने बड़ी बहन होने के नाते उसे हौसला दिया और उसके गालों पर आंसू पोंछते हुए उसे अपने सीने से लगाया। दीदी, एक बात तो बताइए, आपके देवर के साथ क्या प्रॉब्लम है? मैं एकदम चौंक गई थी। क्यों, क्या हुआ? उसने कुछ कहा तुमसे? क्या कहा है उन्होंने? अजीब अजीब नजरों से देखते हैं, जैसे आंखों में एक्सरे मशीन फिट हो। इतना गुस्सा आता है उनकी हरकत पर। गुस्सा तो मुझे भी आता है। पहले ऐसे तो नहीं थे, लेकिन न जाने क्यों शादी के बाद उनके देखने का अंदाज थोड़ा सा बदल गया है। खैर छोड़ो इन बातों को। मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने आई थी कि मैं और सुमित भी रिया की शादी में जाएंगे। सुमित ने खुद मम्मी से बात की है और परमिशन भी ले ली है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। अब हम एक साथ उसकी शादी में जाएंगे। मैंने बहुत खुशी से कहा। एक साथ नहीं, आप अपने हस्बैंड के साथ जाना और हम घर वाले अलग जाएंगे। हमें कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है। सुहानी ने एक गाल खींचते हुए प्यार से कहा तो मैं खिलखिलाकर हंसने लगी। काजल, तुमने फिर अंगूठी का हंगामा शुरू कर दिया। संभाल नहीं सकती तो पहनती क्यों हो? आधे रास्ते में काजल ने शोर शराबा करते हुए अपनी ओर सुमित की गाड़ी को रोक लिया था। ये उसकी डायमंड की रिंग फिर से गायब हो गई थी। तुम चुप रहो, जेलस मत हुआ करो मेरी चीजों से। इस वक्त आधी रात को हम सड़क पर खड़े एक दूसरे से बहस कर रहे थे और उसकी बात सुनते हुए सभी ने नाराजगी से काजल की तरफ देखा था। मैं क्यों जेलस होने लगी? होगी ही ना, तुम्हारे पास जो नहीं है। मेरे अच्छे पहनने ओढ़ने से तुम जलती हो। अब ये ज्यादा हो रहा है काजल। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम अपनी दौलत दूसरों पर जताओ। धीरज अंकल ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा। इसी की तो नजर खाती है मुझे हमेशा। वो मुंह बनाते हुए मुड़ गई। मेरा ख्याल है हमें घर जाना चाहिए।
सुमित ने मेरे हक में एक शब्द भी नहीं कहा था। मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था। हाँ हाँ जाओ, जब तुम लोगों की ऐसी चीज गुम होगी ना फिर पूछूंगी। पर तुम लोगों के पास ऐसा है ही क्या जो तुम लोगों को तकलीफ हो? आपके लिए महंगी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए नहीं। रही बात अंगूठी की, तो इस जैसी 10 अंगूठियां बनाकर मैं अपनी पत्नी को दे सकता हूँ। आगे से अपनी दौलत का रोब अपने पास रखना। चलिए डैडी, दिव्या चलो। सुमित काजल को अच्छे से ताना मारते हुए चलने का इशारा कर चुका था। हम जा चुके थे। काजल ने मुंह पलटकर रोहन की तरफ गुस्से से देखा था। अब मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने तुम्हारी अंगूठी नहीं ली। वो भी गुस्से में था। अपने भाई को देखा है कैसे अपनी पत्नी की साइड ली और बोल कर गया मुझे। और एक तुम हो, मजाल है कभी मेरी साइड लेकर कोई बात कही हो। गुस्से से वो भी पैसेंजर सीट पर बैठती जोर से दरवाजा बंद कर गई, तो रोहन भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं तो मुझे तुम्हारी साइड लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने लिए खुद ही बोल लेती हो, और मेरे बोलने ना बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है? तुम बोल तो रही हो पूरी दुनिया को हैंडल कर सकती हो तुम। वो उसे कॉम्प्लीमेंट दे रहा था या ताना मार रहा था, काजल समझ ही नहीं सकी थी। लेकिन फिलहाल वो खामोश हो गई थी, क्योंकि इस वक्त उसे सबसे ज़्यादा दुख अपनी अंगूठी गुम होने का था। सुमित ने ऑफिस का सारा काम क्लियर करते हुए ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी ली और अपने डैडी को बता दिया। उन्होंने खुशी से हम दोनों को भेज दिया था। ऐसे में रोहन को ऑफिस जाना पड़ा था, जिस पर उसका भी दिमाग फिर गया था। यार डैडी, ज़रूरी तो नहीं है कि मैं भी जाऊं, भाई ने सारा कुछ हैंडल कर तो दिया है। अब मेरे जाने ना जाने से क्या फ़र्क पड़ता है? और एक चक्कर लगाना है तो आप लगा लिया करें। मेरे और 100 काम है, तो माफ़ कीजिएगा मैं नहीं जा सकता। वो साफ शब्दों में अपने डैडी को इनकार कर गया था, तो वो भी खामोश हो गए थे। दूसरी तरफ सुमित और मैं रिया के घर जाने के लिए निकल गए थे। दोनों के बीच गहरी खामोशी थी, वो भी बात नहीं कर रहा था। सुमित ने 1 से 2 बार मुझे देखा, लेकिन मैं नज़रअंदाज कर गई, और वजह वो अच्छे से जानता था। कल रात को जब हम सोने के लिए लेटे, तो मैं धीरे से उसके बाजू पर सर रखकर उसकी तरफ खिसकी थी। उस पर सुमित का दिल धक से रह गया था। इतने दिनों में मैं पहली बार इस तरह उसके बाजू पर आकर सर रखकर लेटी थी और अपना हाथ उसके सीने पर रखे उसके और पास हुई। उस पर सुमित ने मेरा हाथ बहुत आराम से खुद से दूर किया और अपना बाजू भी मेरे सर के नीचे से निकाल लिया और मेरा सर तकिए पर रखा। मैं हल्की रोशनी में उस घमंडी इंसान का चेहरा देखती चली गई, जो मुझे नज़रअंदाज करके मुंह फेर करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगा था। उस पल मैं बिल्कुल चुप हो गई थी, भीगी आंखों से बस उसे देखती रही। मैं तो कुछ कहने की पोजीशन में ही नहीं रही थी। वो खामोशी रात से अब तक थी। कुछ खाएंगी? फोन पर बात करके मैं मोबाइल बंद करती सीट पर टेक लगाते अपने शॉल को अच्छे से खुद पर लपेटकर आंखें बंद कर गई थी कि सुमित ने मुझसे पूछा, नहीं खाने का वक्त हो चला है, मैं एक होटल पर। नहीं, मुझे भूख नहीं है, रहने दीजिए। मैं बिना उसकी तरफ देखे बोलते अब विंडो से बाहर देख रही थी। नाराज है मुझसे। न जाने क्यों सुमित को मेरा यूं खामोश रहना अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बोलती थी, हंसती थी, तो उसकी जिंदगी के कई रंग खिलते थे। अब मैं चुप हो गई थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि जिंदगी बेरंग हो गई हो। मुझे कोई हक नहीं है किसी भी वजह से आपसे नाराज होने का। गाड़ी ध्यान से चलाइए प्लीज। सुमित ने सामने की तरफ देखा और खामोशी से एक होटल पर गाड़ी रोक दी। मेरे लिए बर्गर और अपने लिए चाय ऑर्डर की। सफर अभी लंबा था जो उसे ड्राइव करनी थी। रात की बात से इतनी नाराज है कि बात करना भी पसंद नहीं कर रही। वो मुंह बनाते हुए सोच रहा था, दिव्या खाना खाइए। वो चाय की सिप लेता हुआ बोला था, तो मैं मुंह बनाते हुए बेदिली से पैक खोलते थोड़ा सा खाने लगी थी। लेकिन एक बार भी भूल कर आज सुमित की तरफ नहीं देखा था और सुमित को सख्त बेचैनी हो रही थी। सफर एक बार फिर शुरू हो चुका था। मैं अभी बिना बात किए सीट से टेक लगाए विंडो स्क्रीन को घूर रही थी। रात को जिस तरह सुमित ने मेरा हाथ दूर किया था, मैं उसको अब तक भूल नहीं पा रही थी। मुझे ये एहसास बहुत हो रहा था कि कहीं मैं ज़बरदस्ती सुमित की ज़िंदगी में शामिल तो नहीं की गई थी। उसे कोई और लड़की तो पसंद नहीं थी और उसके डैडी ने ज़बरदस्ती। इस बात को सोचते हुए मेरा दिमाग बुरी तरह दुखने लगा था। मैं अपना सर दबाने लगी। सुमित से शादी से पहले सिर्फ क्रश था। घरों में किसी शादी या फंक्शन में आमना सामना भी हो जाता था, पर कभी नज़र खराब नहीं की थी। पर जब से हमारी शादी हुई थी, तब से देखने का सोचने का अंदाज बदला था। वो पहला इंसान था जो मेरे दिल पर अपना हक जमा चुका था। अब ये सोचकर कि इस इंसान के दिल में कोई और हो सकती है, मेरा दिल सीने से निकलने लगा था। मैं लगातार अपना सर दबा रही थी। सुमित को मेरी फिक्र हुई और गाड़ी एक तरफ रोकते हुए वो पूरी तरह मेरी तरफ मुड़ा। आर यू ओके दिव्या? वो मेरी तरफ झुकता मेरे दोनों बाजुओं को थाम गया।
यह अचानक हुआ था, मैं तो बस उसे देखती चली गई। उसकी आंखों में फिक्रमंदी साफ दिखाई दे रही थी। आप ठीक है ना दिव्या? वो मेरी खामोशी को समझ नहीं पाया। प्लीज दूर रहिए मुझसे। मैं उसके हाथ को दूर झटक गई। मेरी बात सुनकर सुमित को यकीन नहीं आया और मैं क्या समझ रही थी कि वो मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है। सुमित को ये बात बहुत बुरी लगी थी, लेकिन वो फिर खामोश रहा और गाड़ी स्टार्ट करते वापस रोड पर डाल दी। 1 घंटे के सफ़र के बाद हम वहाँ पहुँच चुके थे। एड्रेस सुमित को पता था, इसलिए ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। रिया के घर हमारा बहुत अच्छे से वेलकम हुआ। सबसे मिलकर कुछ पल को सुमित और मैं दोनों का मूड काफ़ी हद तक अच्छा हो चुका था। सबके सामने हम एक हैप्पी कपल थे और सभी हमारे कपल की बहुत तारीफ कर रहे थे। मेहंदी का फंक्शन एंड हुआ तो हम अपने रूम में आए, जहां हमें रात में ठहराया गया था। दूसरी तरफ सुहानी भी अपने माँ बाप के साथ आई हुई थी। मिलकर दोनों बहनों ने खूब एंजॉय किया था। उस पल तो सुमित को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था कि मैं उससे नाराज हूँ, पर अब रूम में आते ही मैं बिल्कुल अजनबी बन गई थी। चेंज करके मैं सीधा काउच पर जा लेटी। सुमित शावर लेकर निकला तो मुझे काउच पर लेटा देखकर हैरान हुआ और मेरे पास आया। दिव्या उठिए यहाँ से, बिस्तर पर चलिए। वो मेरे बिल्कुल पास आते हुए बोला, पर मैं टस से मस न हुई। दिव्या, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वो फिर से बोलने लगा, मैं यही ठीक हूँ, प्लीज़ परेशान मत करिए, जाकर सो जाइए। मैं अपने दुपट्टे को अपने पास फैलाकर करवट बदल कर बोली थी, मैं इस तरह से नखरे दिखाऊंगी? सुमित को अंदाजा ही नहीं था। कुछ ही देर वो वही खड़ा रहा, फिर बेड पर जा बैठा। लेकिन मेरे बिना कैसे लेटता? नींद आना तो दूर की बात, वो लेटना भी पसंद नहीं कर रहा था। दिव्या प्लीज बेड पर आ जाइए, आप किस बात की सजा दे रही हैं? सुमित प्लीज मत करिए तंग। मैं उठ बैठी थी और अब अपने बाल बांध रही थी। बाल बांधते हुए मैं अब उसकी तरफ मुड़ी थी। रुकिए, वो मुझे रोक गया। मैं भी रुक गई, जबकि देखा अभी भी नहीं था। नाराजगी इस तरह बढ़ा ली थी कि बात करना तो दूर की बात, देखना भी गवारा नहीं कर रही थी। वो बिल्कुल मेरा रास्ता रोक कर बोला, बात तो कर रही हूँ, देखना जरूरी तो नहीं है? जरूरी है। वो एक कदम मेरे पास हुआ तो मैं चौंकर अचानक उसे देखने लगी, जो बहुत प्यार भरी नज़र से मुझे देख रहा था। मैंने अपना मुंह फेर लिया। जल्दी से बाथरूम से होकर आइए, मैं यही वेट कर रहा हूँ। फिर आपको बेड पर भी सोना है मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं सुनना। वो फैसला सुनाने वाले अंदाज में बोला तो मैं बिना कुछ कहे बाथरूम में घुस गई। जब वापस निकली तो सच में वो अभी तक अपनी जगह पर खड़ा था। प्लीज सुमित, सो जाइए जाकर, मैं बेड पर नहीं आ सकती। सोते में कोई हरकत कर दी तो आपको बुरा लगेगा। मैं उसके पास से निकलकर काउच की तरफ बढ़ी कि सुमित ने मेरी कलाई थामी, मुझे बेड की तरफ ले जाते मुझे लेटने का इशारा किया। नींद में हर हरकत माफ, चलिए लेट जाइए। वो इतने प्यारे लहजे में बोला कि मैं और बहस नहीं कर पाई और वही एक तरफ टिक गई। पर इस बार क्या जागते, क्या नींद में किसी भी हरकत को नहीं कर सकती थी? 3 दिन शादी के कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। आज हमारी वापसी थी। सुहानी और उसके माँ बाप ने कल निकलना था, जबकि मैं सुमित के साथ आज वापस जा रही थी। सबसे मिलकर मैं सुमित के साथ बाहर आ गई। वापसी का रास्ता भी लंबा ही था, पर सुमित को मेरे साथ ये रास्ता छोटा ही लग रहा था। अच्छे लोग थे। सुमित ने ड्राइविंग करते हुए बात शुरू की थी। हाँ, मैं बस इतना ही बोली थी, आप उनकी दावत करना घर पर, पूरी फैमिली की। सुमित ने और बात की। जी अच्छा, मैं भी छोटा सा जवाब देती रही, जबकि मेरा दिल दिमाग में क्या चल रहा था ये सिर्फ मैं ही जानती थी। देखो, तुम्हारा हस्बैंड जितना प्यारा और हैंडसम है ना, अब तक तो तुम्हें प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए था। और तुम कह रही हो उसने तुम्हारे साथ अपना रिश्ता तक नहीं जोड़ा, तो ये काफ़ी परेशानी की बात है। रिया मेरी फ्रेंड थी और मैं उससे हर बात शेयर करती थी। मैं परेशान थी तो मेरी दोस्त को कैसे पता न चलता। बहुत ज़्यादा जिद करने पर आखिरकार मैं उसके सामने अपने दिल का हाल रख चुकी थी। अब भी शायद किसी से शेयर न करती तो सोच सोच कर मैं पागल हो ही जाती। मैं क्या करूँ रिया, जब भी पास जाती हूँ वो मुझसे दूर हो जाते हैं। इसकी कोई खास वजह? शायद उन्हें कोई और पसंद हो। किस दिल से मैंने ये कहा था ये सिर्फ मैं ही जानती थी, या ऊपर वाला? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो उनका रवैया सबके सामने भी बुरा होता, वरना वो तुम्हारी कितनी केयर करते हैं। नहीं रिया, बुरा तो अकेले में भी नहीं है, बस दूरी बनाए हुए हैं। हस्बैंड के केयरिंग होने के साथ साथ मोहब्बत भी तो होनी चाहिए। उनकी सिर्फ केयरिंग का क्या मैं अचार डालूं? मैं मुंह बनाते हुए बोली, फिर तुम उन्हें अपनी तरफ खींच लो, खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर करो कि मोहब्बत भी शर्मा जाए। अच्छा, वो कैसे? मैंने बहुत इंटरेस्ट से पूछा तो वो 1 मिनट बोलते हुए उठकर अपने कबर्ड की तरफ बढ़ी। वहां से अपने जहेज के लिए खरीदी हुई खूबसूरत नाइटी को लाते हुए मेरे सामने रखा। ये पहनकर थोड़ी डार्क रेड कलर की लिपस्टिक लगाकर उनके सामने जाना
कुछ भी कहना नहीं पड़ेगा, टूट पड़ेंगे तुम पर। रिया ने आंख मारते हुए चालाकी से कहा, पागल हो गई हो क्या? ऐसी बदतमीज नाइटी पहनूं और उनके सामने जाऊं? माफ करो, वो तो मुझे डांट डांट के ही। अरे यार, हस्बैंड लोग ऐसी नाइटी में बीवी को देखने के लिए दिल ही दिल में बहुत शौकीन होते हैं। असल में दुनिया में दो तरह के मर्द होते हैं, ठंडे मिजाज के मर्द और गर्म मिजाज के मर्द। तेरा वाला ठंडे मिजाज का मर्द है, तो तुझे गर्म होना पड़ेगा, तो ही वो भी गर्म होंगे। अब होट होने के लिए पहले होट बनना पड़ेगा, और इससे बेहतर तुम्हें कुछ मिलने वाला होट बनाने के लिए। वो मुझे एक आंख मारते हुए बोली। और फिर यही नहीं, रिया ने 2 नाइटी के साथ एक ब्लैक कलर की हॉट साड़ी भी दे दी, जिसे देखते ही मैं घबराकर नजरें फेर गई थी। पर मैं वापसी पर उसके दिए ये गिफ्ट अपने बैग में रख चुकी थी, और वापसी पर भी मेरी खामोशी बिल्कुल वैसी ही थी। वो अजनबी होने की दीवार जो शुरू की, वो 1 हफ्ते में गिरी थी, अब 1 महीने के बाद फिर से शुरू हो गई थी। आप मुझे कहाँ लाए हैं? मैं एकदम अपने ख्यालों से जागी और चौंकने लगी। ये यहाँ की मशहूर जगह है, आ जाइए, नीचे उतरिए। वो मुझे लेकर गाड़ी से नीचे उतारने लगा और दोनों आगे बढ़ते चले गए। वाह, कितनी प्यारी जगह है। मैं वहां पहुंचकर सब कुछ भूल गई थी कि मैं सुमित से नाराज भी हूँ। बच्चों की तरह खुशी से चहकते हुए मैं इधर से उधर हो रही थी। इतना खूबसूरत मंजर को देखते हुए मैं खुश हुई थी। ये सब बहुत प्यारा है सुमित, मैं धीमा सा बोली थी। हाँ, आपका मूड भी अच्छा करने के लिए, हाँ, आपका मूड अच्छा करने के लिए आपको यहाँ लाया हूँ। अगर ऐसी बात है तो मेरा मूड बहुत फ्रेश हो गया है, मैं मुस्कुराकर बोली थी। कुछ बात कहना चाहता था आपसे दिव्या, वो हिम्मत बना रहा था, जबकि जब मैं होश में आई मुझे अपने रवैये का एहसास हुआ। मैं जानता हूँ जिस हक की आप हकदार हैं वो मैं अभी तक नहीं दे पाया, और आप मुझसे इस बात से नाराज हैं जो आपका हक है वो मैं आपको नहीं दे पाया। उसकी बात पर मेरा दिल धड़क कर रह गया था। मतलब वो जानता था कि वो मेरे साथ नाइंसाफी कर रहा है, पर मैं चाहकर भी ये सब नहीं कर सकता। क्यों? इस क्यों का जवाब फिलहाल मेरे पास नहीं है। कुछ वक्त दीजिए मुझे, शायद इस रिश्ते को इस अंदाजे से भी देखना शुरू कर दूंगा जिस अंदाज से आप देखती हैं। वो क्या बोल रहा था अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मेरी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। डोंट वरी, मुझे किसी तरह का कोई हक नहीं चाहिए। मैं खुद को अपनी नज़रों में गिरा गई थी, वरना जो बाद में वरना जो बात वो कह रहा था उसके जवाब में तो मेरा दिल चाह रहा था कि इतना करारा दूं कि उसकी 7 नस्लें भी याद रखें। पर फिर मैं लिहाज कर गई थी और फिर नरमी से बोलती हुई पलटी। दिव्या, वो मेरा हाथ थाम गया। मेरा दिल धड़क उठा। अपने दिल से एक बात निकाल दीजिए कि मेरी लाइफ में कोई और लड़की होगी जिस वजह से मैं आपसे दूर रहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी लाइफ में आने वाली आप पहली और आखिरी लड़की है, इसलिए इस डर से बाहर निकल आइए। मैंने आपके अलावा कभी किसी लड़की की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। वो मेरी सोचों को किस हद तक पढ़ चुका था मुझे यकीन नहीं आया। कहीं इन्हें नाइटी का पता न चल जाए। मैं थोड़ा घबराकर उससे देखने लगी। मैंने कभी आपके लिए ऐसा नहीं सोचा। मैं बड़बड़ाई तो सुमित मुस्कुरा दिया था। सोचना भी मत, मुझे एक ही लड़की का बनकर रहना है, अपनी पत्नी का, अपनी हमसफर का। वो मुझे लेकर वापस आया तो इस पल मेरा मूड काफ़ी हद तक अच्छा हो चुका था। मुझे आइसक्रीम खिलाई और लंच भी करवाया। एक बार फिर से दोनों में दोस्ती हो गई, और मैं तो ये दोस्ती ही चाहती थी ताकि रिया का दिया वादा पूरा कर सकूं, जो जल्दी में ब्लैक कलर की साड़ी पहन के सुमित को बहकाने वाली थी, ताकि वो खुद अपने डर से बाहर निकलकर मेरी तरफ खुद चल कर आए। मेरी जिंदगी का ये सबसे मुश्किल काम होने वाला था, पर मैं करने को तैयार थी, और ये दोस्ती में रहते ही मुमकिन हो सकता था। हवेली वापस पहुंचे तो वहाँ एक अलग कहानी बनी हुई थी। काजल घर छोड़कर जा चुकी थी, और जिस वजह से लड़ाई हुई और उन दोनों के बीच वो वजह जान के हम दोनों चुप हो गए थे। काजल ने अब तक रोहन के साथ अपना फिजिकल रिश्ता नहीं जोड़ा था। इसी वजह से रोहन को गुस्सा आया और दोनों के बीच अच्छी खासी लड़ाई हो गई। रोहन तो काजल को तलाक तक देने का इरादा कर चुका था, पर धीरज अंकल का हाथ उठ गया, जिस पर उसकी जुबान को ब्रेक लग गया। जबकि काजल रोती हुई अपनी माँ के घर चली गई थी। कितनी ही देर हम दोनों पति पत्नी रूम में आकर कुछ भी बात करने के काबिल नहीं थे, एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे। हमारे बीच भी तो यही हालात थे, पर थोड़ा सा उल्टा था। वो रोहन था जो मर्द था वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, और जबकि यहाँ औरत थी मैं, और औरत का तो नाम ही बर्दाश्त करना है। आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगवाती हूँ। अंकल काफ़ी टेंशन में हैं, पता नहीं खाना खाया हो गया नहीं। मैंने बात करने की कोशिश की थी, जबकि सुमित बिल्कुल खामोश हो गया था। आज उसे अपने आप को मुजरिम लग रहा था। उससे मुझे रिश्ता बनाने में कोई परेशानी नहीं थी, बस वो पहले अपने और मेरे बीच दोस्ती और भरोसे का रिश्ता डेवलप करना चाहता था।
कि जब दोनों एक दूसरे के पास आए तो एक दूसरे से अजनबी ना हो। लेकिन वो ये भूल रहा था कि कई बार वो मेरा हाथ झटक चुका था, जो कि नाइंसाफ़ी थी। यही हरकत औरत करती तो क्या मर्द बर्दाश्त करता? कभी नहीं। वो अपने आप से लड़ रहा था, जिसकी ज़रूरत भी थी। क्या सिर्फ यही वजह थी या कोई और राज भी था? रात के खाने पर रोहन भी बाहर से आवारागर्दी करके वापस आ चुका था। सामने भाई और मुझे देखकर वो हैरान हुआ, लेकिन हेलो करके वहीं बैठ गया। सबके बीच एक खामोशी थी। खाना खाने के बाद सुमित ही रोहन को लेकर बाहर लॉन में टहलने के लिए निकल गया। छोटा भाई था, समझाए बिना गुजारा नहीं हो रहा था। मैं नौकरानी के साथ बर्तन समेटकर धीरज अंकल को मेडिसिन देती अपने रूम में आ गई थी। अपना सामान खोलकर वापस सेट कर रही थी कि नाइटी और साड़ी देखकर मैं फिर से ब्लश करने लगी। बहुत ही खामोशी से उन्हें एक दराज में छुपा कर रख दिया, जबकि दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। खुद को इस तक ले जाने के लिए अभी मुझे अच्छा खासा वक्त चाहिए था। 2 दिन तक सुमित और धीरज अंकल, रोहन और काजल के बीच सारे मामले रफा दफा करके काजल को वापस ले आए थे, जिसमें पहले तय हुआ था कि दोनों सुकून से काम लेंगे और आगे से कमरे की बात कमरे के अंदर ही रहकर सॉल्व करेंगे। ये उनका पर्सनल मैटर है और अगर कमरे से बाहर निकला तो फिर सभी को उनके मैटर में बोलने का मौका मिल जाएगा और ऐसे में सिर्फ रिश्ते खराब होते हैं। एक तरफ सुमित ने रोहन को समझाया तो दूसरी तरफ रूपाली आंटी ने पहली बार काजल को गलत ठहराया। एक हस्बैंड जब लड़की को शादी करके अपने घर ब्याह कर लेकर जाता है तो वो बहन नहीं बनाकर लेकर जाता, पत्नी बनाकर लेकर जाता है। और फिर तुम तो रोहन से मोहब्बत की शादी करके गई थी, तो उसका हक देने में क्या प्रॉब्लम थी? इससे पहले कि रोहन बाहर कहीं मुंह मारे, उसे उसका हक दे दो, वरना बाद में अगर ये एक बार खो दिया तो फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। काजल को वापस आए आज 3 दिन हो गए थे, लेकिन रोहन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं था, ना ही कोई फालतू बात करता था, बल्कि जो आवारगी उसकी आंखों में वो पहले से देखती आई थी, अब वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। कहीं उसकी जिंदगी में कोई और लड़की? इस सोच के आते ही वो घबराकर उठ बैठी थी। साथ सोए हुए रोहन को एक नज़र देखा, जो पीठ किए हुए सो रहा था। क्या सच में अभी से मेरी ज़रूरत नहीं रही? क्या रोहन किसी और का हो गया है? हे ऊपर वाले, ये मुझसे क्या हो गया? वो अपना सर घुटनों में गिराए सिसक सिसक कर रो रही थी। उसके रोने की आवाज़ सुनता रोहन उसकी तरफ मुड़ा था। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? तबीयत ठीक है? वो परेशान होकर उठा। रोहन, रोहन, तुम किसी और से प्यार करने लगे हो ना? मैंने करीब नहीं आने दिया तो तुम किसी और लड़की के पास? वो उसका कॉलर पकड़े एकदम रोते अंदाज में बोली थी। पागल हो गई हो? माना कि फीलिंग्स में अक्सर बहका हूँ, लेकिन गलत सही को जानता हूँ। जब भी किसी लड़की के पास गया पहले उसे पत्नी ही बनाऊंगा, मतलब तुम दूसरी शादी करोगे। वो पागल होने लगी थी। अभी सोचा तो नहीं है, लेकिन सोचा जा सकता है। कब तक शादीशुदा होकर कुंवारा रहूंगा? मेरी भी फीलिंग्स से भटकती है तो डर लगता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। इसलिए बेहतर है कि दूसरी शादी। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, काजल सख्ती से उसके होठों पर अपने होठ रख चुकी थी और अपना सारा गुस्सा उस पर उतार दिया। रोहन को ऐसा लगा जैसे आज उसके लिए कोई त्योहार हो। खबरदार, जो तुमने दूसरी शादी का नाम लिया, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। वो उसके कॉलर से झटकती अपने ऊपर गिरा गई। वो संभलते संभलते भी उस पर गिरता, अपने जख्मी होठ को देखते, उसे साफ करते अपने नीचे जंगली बिल्ली को देखने लगा, जिसने पहली बार में ही उसका सारा सिस्टम हिलाकर रख दिया था। अब अगर यही सब मैं करूं तो तुम मुझ पर इल्जाम लगा देती। वो मोहब्बत भरे अंदाज में बोलता हुआ बहक रहा था। पति पत्नी में ये सब चलता है। वो उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी तो रोहन के अंदर स्पार्क होने लगे। वो शिद्दत से उसके होठों पर झुकता अपना बदला वापस ले रहा था। काजल को तो सांस लेने तक की मोहलत नहीं दे रहा था। अपने हाथों से उसकी शर्ट को एक झटके से हटाता उसकी धड़कनों पर झुका था। आखिरकार उसकी पत्नी ने उसे भटकने से बचा लिया था। शादी के बाद रिश्ता बनना बहुत ज़रूरी होता है, वरना मर्द भटक भी जाता है। सुमित रूम में आया तो उसे मैं कहीं भी नहीं दिखाई दी। वो मुझे आवाज़ देता अपने रिस्ट वॉच एक तरफ रखता बाथरूम में घुस गया। वो अच्छा खासा थका हुआ था। थोड़े गर्म पानी से शावर लेता वो अपना ब्लैक ट्राउज़र और वाइट लूज शर्ट पहने बाहर आया तो अभी तक मैं रूम में नहीं आई थी। आज वो काफ़ी लेट घर आया था। सब खाना खा चुके थे। उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग थी, जिसकी वजह से वो डिनर भी बाहर ही करके आया था। अब इतनी रात को मुझे रूम में होना चाहिए था। वो अपने गीले बाल सुखाता बिस्तर की तरफ बढ़ने ही लगा था कि एकदम ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला। वो टॉवल से बाल साफ करते मेरी तरफ देखने लगा कि एक पल को वो हैरानी रह गया। उसकी नज़रों ने पलटने से इनकार कर दिया। मुझे सर से पैर तक गहरी नज़रों से देखता अपने दिल की धड़कनों को मिस कर गया था।
ब्लैक कलर की स्लीवलेस साड़ी में मैं इस वक्त आफत लग रही थी। ज्वालामुखी बने में एक एक कदम उठाती उसके पास से गुजरती, मुस्कुराकर बेड की तरफ मुड़ी। ये क्या पहना है? अब की बार माथे पर बल डाले पूछने लगा। ये इसे साड़ी कहते हैं। कैसी लग रही हूँ? मैं मुस्कुराते हुए पूछ रही थी। बहुत हिम्मत करके मैंने साड़ी पहनी थी। अब उसकी नज़रों में अपने लिए मोहब्बत देखने के लिए इंतजार कर रही थी। चेंज करो जाकर फौरन, वो अपनी नज़रों को मोड़ते हुए बोला, जबकि दिल की धड़कन अजीब सी हो रही थी। क्यों? अच्छी नहीं लग रही? मैं उसके पास आती मिरर के सामने खड़ी होती खुद को हर एंगल से देखकर बोली थी, ये आपके पास आई कहाँ से? सुमित के दिमाग की बत्ती एकदम जली। गिफ्ट मिली है, मैं भी फौरन बोली। इतनी गंदी साड़ी किसने गिफ्ट की? वो मुझे बाजू से थामे अपनी तरफ मोड़ गया। आप क्या कर रहे हैं? मुझे दर्द हो रहा है, बाजू छोड़िए मेरा। मैं भीगी आंखों से बोली, मेरे सवाल का जवाब दो। आज तो वो कुछ अलग ही लग रहा था। मेरी दोस्त ने। मैं भी सीरियस होकर बोली, चेंज करिए इसे फौरन, और आगे से ऐसे गंदे कपड़े पहना हुआ आपको ना देखूं। एक मिनट, ये कपड़े पहनकर मैं क्या बाहर गई हूँ जो मुझे इतनी बातें सुना रहे हैं? अपने हस्बैंड के सामने आई हूँ। अगर इतना बुरा लग रहा है ये आपको तो ठीक है, चेंज कर लेती हूँ। मैं गुस्से से झटके से मुड़ी और ड्रेसिंग रूम में बंद हुई। जबकि सुमित मुझे रोकना चाह रहा था, वो मुझे रोकने लगा, अपनी तरफ खींचने लगा, पर मैं हाथ छुड़ाकर निकल गई। अब वो चेंज कर लेगी, उसे कैसे कहूँगा? मैं तो नखरे दिखा रहा था, जबकि ये होठ साड़ी तो मेरा सब कुछ ले गई। वो अपना सर पटक कर बैठ गया। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था। मैं उसकी फीलिंग्स में आग भड़काकर दूर हो गई थी। वो मेरे वापस आने से पहले कमरे की लाइट्स धीमी कर गया था कि तभी ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला, और इस बार मैं पहले से भी ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। शॉर्ट सी महरून नाइटी पहने अपने खूबसूरत शरीर के जलवे बिखेरती रूम में आई और सीधी बेड की तरफ बढ़ी। सुमित को अपना इग्नोर करना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन मेरा एटीट्यूड देखकर वो मुस्कुराया था। मैं उसको बहकाने की वजह से ये सब कर रही थी और उसी को एटीट्यूड दिखा रही थी। वो भी नज़रअंदाज करता बेड की एक तरफ लेटा था। उसने मुझे देखा नहीं था कि अगले ही पल मैं उठ बैठी। क्या हुआ? सुमित ने हैरत से मुझे देखा तो मैं फौरन होठ काटती बिस्तर छोड़ती उसकी तरफ आई। अब मैं बिल्कुल उसके पास खड़ी थी। सुमित ने मुझे सर से पैर तक गहरी नज़रों से देखा। आप मुझे मेरा हक क्यों नहीं दे रहे? क्या प्रॉब्लम है आपको, या कोई कमजोरी? वॉट रबिश, क्या बोले जा रही हो? मैं तो हूँ, वो दास बीसते हुए बोला। तो और क्या कहूँ? मैं पत्नी होकर आपके लिए तड़प रही हूँ। मुझे नहीं पता, आज मेरी तड़प मिटाए, वरना मैं यही समझूंगी कि आप में कोई कमी है। मेरी आके डायलॉग बोल रही थी और अचानक ही मैं अपने होठों को उसके होठों पर रखकर उसके आग लगा गई, और अगले ही पल वो शर्मीला इंसान एकदम खतरनाक अंदाज में मुझे अपने पकड़ में ले गया। उसके होठों की गिरफ्त अपने होठों पर मजबूत देखकर मैं तड़प गई थी। बहुत अंडर एस्टिमेट कर रही हो मेरी पावर को। अब बताता हूँ, जब शरीफ इंसान शराफत छोड़ता है तो रोमांस का किंग कैसा बनता है। अपनी शर्ट के बटन खोलता वो मुझे बिस्तर पर गिराता। हमारे बीच के सारे पर्दे गिरा गया था। सुमित, मेरी धड़कनें। मैं उसे बुरी तरह अपनी धड़कनों के साथ उलझा देखकर गहरी सांस भरते तड़प कर बोली थी, खुद मुझे बहकाया है, अब भुगतो। धीरे धीरे वो मेरे ऊपर होता भूल गया था कि उसको तो अभी मेरे साथ अपना रिश्ता नहीं बनाना था। दोनों की ही सांस एकदम गहरी हुई। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था। मैं तो उसे छेड़कर पछताई थी, जो अब मुझसे अगले पिछले सारे हिसाब क्लियर कर रहा था। क्या हुआ? अब बोल क्यों नहीं रही? वो जरा सा सांस लेने के लिए रुका। मुझे सिसकती देखकर पूछकर छेड़ रहा था। उसके देखने के अंदाज को देखकर मैं उसकी आंखों पर हाथ रख गई थी। इन लम्हों जब मैं तड़प रही थी लेकिन सुकून भी पा रही थी, वो और जुनूनी होता मेरे ऊपर छाने लगा। अगर मुझे उसके जुनून का जरा सा भी अंदाजा होता तो मैं कभी भी सुमित को नहीं छेड़ती। जबकि सुमित तो अब पागल हो रहा था कि मैं उसके पास आने के लिए मचल रही हूँ। शायद मैं उसकी ताकत सहने के लिए तैयार हूँ। वो अपना इलाज करवा रहा था, ये बात कोई नहीं जानता था। उसमें आम मर्दों के मुकाबले में ज्यादा ताकत थी, और डॉक्टर ने उसके कुछ टेस्ट किए थे और उसे कुछ अरसे के लिए शादी ना करने का मशवरा दिया था, क्योंकि उसके अंदर की ताकत उसकी पत्नी सहन नहीं कर पाती, और इसलिए वो डॉक्टर से मेडिसिन ले रहा था। पर ऐसे में उसके डैडी ने उसकी शादी कर दी, वो भी इतनी मासूम नाजुक सी लड़की से। सुमित तो मुझसे पहली नज़र में मोहब्बत कर बैठा था, लेकिन मेरे पास ही नहीं आ सकता था, और वजह थी उसकी ये ज़रूरत से ज़्यादा ताकत। वो नहीं चाहता था कि वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके सामने वाले को उठने के काबिल न छोड़े। पर इस बात को वो राज रखे हुए था, लेकिन आज रात वो मेरी शरारतों के आगे हार मान गया था। कितनी मुश्किलों से रोक कर रखा था उसने, कोई नहीं जानता था।
अब मैं उसे अपनी तरफ सीड्यूस कर रही थी और वो बहकता नहीं तो क्या करता। मुझे उठाता वो ड्रेसिंग मिरर की तरफ लाया था। सुमित प्लीज रुक जाइए, मैं मर। अभी मेरी बात मुंह में ही थी कि मैं एकदम बेहोश होती उसकी बाहों में झूल गई। वही सुमित एकदम रुका था। उसे एहसास हुआ था कि वो ज़रूरत से ज़्यादा खतरनाक हो रहा था। धीरे से मुझे अपनी बाहों में भरा। दिव्या, मुझे प्यार से पुकारा, लेकिन मैं बेहोश थी। और सुमित, टू बी कंटिन्यू। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।